नमस्कार। आज सुनिए प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित अत्यधिक प्रसिद्ध कहानी लाल पान की बेगम। रेणु जी हिंदी साहित्य में आंचलिक कथा लेखन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके साहित्य में ग्रामीण अंचल की लोक भाषा, लोकगीत, संस्कृति, रीति रिवाज, वहाँ की सादगी एवं संघर्ष, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रात्मक वर्णन है। लाल पान की बेगम कहानी भी ग्रामीण जीवन पर आधारित एक मार्मिक कहानी है, जिसमें कहानी की नायिका बिरजू की माँ आत्मसम्मान एवं महत्वाकांक्षाओं वाली एक स्वाभिमानी महिला है। लाल पान उसके व्यक्तित्व की शान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। तो आइए सुनते हैं ग्रामीण परिवेश, रिश्तों की खट्टी मीठी नोक-झोंक एवं महिलाओं की मन स्थिति का सजीव चित्रण प्रस्तुत करती कहानी लाल पान की बेगम। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट लोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन की धूप रहते जो गई है सहुआइन की दुकान छोआ गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई। आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फान कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो तब ना फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकरमाछी परेशान कर रही है। आहा, आय हाय, हर आय आय। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हथछुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भरकर लौटती पनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को। 4 मन पाट जूट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की अली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने पास हैं तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली तो सब औन पौन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रही हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने। मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़ कर ऐंठती हुई बोली निकाली। अर्र हाँ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो तब ना। जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोल कर ही कहती है, फुआ, सर्वे सित्तलमिंटी सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के यदि तू भी भेंटी की भेंट चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाट होता, जोड़ा बैल खरीदती, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहियाँ झूलती। जंगी की पतोहू मुँहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सी क्लासी है।
उसका खसमरंगी कुर्मी टोला का नामी लठैत, इसीलिए हमेशा सींग खुजाती फिरती है जंगी की पतोहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोजकर निकाला, लेकिन मन मसोस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीभ के झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज़ दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब थिएटर बैस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे ना मुरलिया सीख रही होगी। हर जई, अरे चंपिया। जंगी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भगभग कर जलती है। भगभग बिजली बत्ती की बात सुनकर ना जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टार्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भग भग बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुगभुगाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह है। जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? ए सहुआइन जल्दी सौदा देती ही नहीं। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी, एक सहुआइन की ही दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई, जो फिर कभी बाजे ना मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी कि उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुँच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले, ए मैया, एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहती फैलाई, दे ना मैया, एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी, मीठी रोटी खाने का मुँह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है, शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियाँ देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है उस तरह, बेलज्जी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया, मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने छिड़की थी। एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केश की ओट से माँ की ओर देखा और नज़र बचाकर चुपके से बिरजू की ओर शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी। मैया, बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक तैयार करके रहे, मलदहिया टोली के मियाँजान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयले टोली में किसी ने गाड़ी मांगने नहीं दी।
तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली के मियाँजान की गाड़ी का क्या भरोसा। ना 3 में ना 13 में। क्या होगा शकरकंद छील कर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़ाकर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कड़ाही सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया, मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राकस तुझे, हर चीज़ में मुँह लगाएगा। चंपिया, बांध दे बगड़ा को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनुर टुनुर, मुझे जरा नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियाँ नाच देखने जा रही थीं। झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी। तुमने बैसी बकबक मत करो, बागड़ के गले से झुकनी खोलती बोली चंपिया। चंपिया, डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवें तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आएं। मुझे नाच देखने का शौक़ नहीं। मुझे जगइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फुसफुसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे। गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को अब तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी। बिरजू पैंट पहनकर बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भराया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला, गाछ का सबसे पहला बैंगन। उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा? अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियाँ की थीं, ठीक ही तो महावीर जी का रोड तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ़ करो महावीर बाबा। मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पतोहू की बातें चुभती हैं। भग भग बिजली बत्ती। चोरी चमारी करने वाले की बेटी पतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खोकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे, तो अलान तो फलान। इतनी आँखों की धार भला फसल सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट कांटा पर तौल के ओजन हुआ रब्बी भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा था, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे। सर्वे का समय आ रहा है। लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे ज़मीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुतखौकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहेब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहेब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह हुमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहेब ने
अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई इसी ज़मीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें। खूब मोहना जानता है उतना जरा सा लड़का, जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू, अंदर। तू भी आजा चंपिया। भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाएं तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा ना देती रहती तो ले चुके थे ज़मीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाएं। मुझे ज़मीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी। जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही थिर नहीं होता तो क्या होगा। जोरू ज़मीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेज़ी से गुस्सा चढ़ता है, चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने। कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी 1 पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने भी नहीं दिया आँख से। बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने जाएगी, दूसरे की गाड़ी के भरोसे दिखलाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं। उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुसमय में उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो, खूब देखो नाच, वाह रे नाच, कथरी के नीचे दुशाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती आएंगी, हंसती जाएंगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ, भगवान दाढ़ीजार भी। 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी ज़मीन है किसी के पास एक घर की ज़मीन भी अपनी इस गांव में। जलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है। अगहनी लोगों की बिखदीट से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है क्यों री चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्रायः एक साथ कहा, चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, धड़धड़ाती है ना? दोनों ने फिर हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपी। भाग के आ, चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पाँव से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसके हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, बाहर से ही पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू, बेटा बिरजमोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं।
बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे, नहीं देखना नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, उठती क्यों नहीं? ले, धान की 25 रख दे। धान की बालियों का छोटा झव्वा झोपड़े के ओसारे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1.5 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या ज़रूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की कंपनी गाड़ी मोहनपुर के होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टी में खोस दे, अपने खेत का है। अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियाँ। मलदहिया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, 25 तोड़ते समय उंगलियाँ काँप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है तू रे? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म जो बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान्न के पहले ही नया धान जुठा दिया, देखते नहीं? अरे, इन लोगों का सब कुछ माफ़ है। चिरई चुनमुन हैं ये लोग। इन दोनों के मुंह में नवान्न के पहले नया अन्न ना पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली में से 2 धान लेकर दांतों तले दबाया। ओ मैया, इतना मीठा चावल! और गमकता भी है ना दीदिया? बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनती है। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल हैं उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी बैल की कभी ज़रूरत होगी। पूछूंगा तब कोयरी टोला वालों से। ले, जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे, टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना लेती है। 5 रोटियां बनने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नज़र बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलते देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार ही गुस्सा हो रही थी ना? चंपी, जरा घैलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज़ दे तो। ए फुआ, सुनती हो फुआ? मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो है, बिना नाथ पगहिया वाली। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगहिया वाले को आकर देखो, 2 पहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांखती खांसती आई। इसी से घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या। कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन। सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या, 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने। और एक वह है सहुआइन, राम कहो। उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब बाग में ले, और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कड़ाही औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा।
मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो, कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। ही। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली। ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा गया, हा हा हा। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, 1 कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी। जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटें, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। उतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके होंगे। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मांग टीका पहना है आज, पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी होने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चूं चूं करके घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या। गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन्ना रोहट हो रहा है आंगन में। जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो, रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पतोहिया नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गईं। अरे टीशन वाली, तो रोती काहे है। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आ जा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है, आ जा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट की झुनकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आ जा, जो बाकी रह गई हैं सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पतोहू, लरेना की बीबी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आईं। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मार कर लंगड़ी बनाएगा पतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद हो आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकालकर कहा, खा ले एक एक करके, सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की। खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुद्धि की लता फूली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीबी और जंगी की पतोहू, ये चारों ही तो गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती हैं खूब। गाड़ी की लीक धनखेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे के मांग टिक्के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बैस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे, जहाँ भूल जाओगी
बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू की ओर देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पतोहू है, गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आँखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मांग टिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी लाल पान की बेगम। कहानी समग्र ग्रामीण जीवन का चित्र उपस्थित कर देती है। कहानी में ग्रामीण महिलाओं के मध्य होने वाले मखौल, ईर्ष्या, द्वेष और अंत में सबको एक साथ मिलकर चलने की प्रवृत्ति को सहजता से दर्शाया गया है। ग्रामीण शब्दों और कहावतों का प्रयोग देखते ही बनता है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल हिंदी साहित्याकाश को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।